My name is Siddhant Bharadwaj. I am currently pursuing a BSc Honors Biochemistry from Sri Venkateswara College, University of Delhi. I'm in my second year, and I gave NEET examination in the year 2021, in which I obtained an All India rank of 667 with a score of 685 out of 720. Actually, मुझे बायो काफ़ी अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने 11th क्लास में PCB लिया था। तो जनरली जब भी कोई बायो लेता है तो नीट की तरफ ज्यादा जाता है मेडिकल लाइन को परस्यू करने के लिए, बिकम अ डॉक्टर। सो 11th क्लास में मेरी प्रिपरेशन कुछ ऐसी खास नहीं थी, बट जब से लॉकडाउन लगा था और घर में बैठने का टाइम था, तो तब से मेरी प्रिपरेशन काफी इंक्रीज हो गई थी। मैंने कोई कोचिंग सेंटर वैसे भी ज्वाइन नहीं करा था। मेरी जितनी भी स्टडी थी वो केवल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से थी और कुछ नहीं, जो फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल रहते केवल उसी से। मेरे स्कूल के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिंग थे, और दोस्तों बेसिकली मैं अपनी प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहूँगा अपने दोस्तों को पढ़ाने की वजह, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा ब्रश होते हैं। यही मेरे साथ हुआ। जब मैंने नीट 2021 में दिया था, तो 20 में मेरी प्रिपरेशन अपने लिए थी, जो मैंने खुद करी थी। उसके बाद 21 में मैंने अपने दोस्तों को काफ़ी पढ़ाया जो जेई भी दे रहे थे, तो मैंने उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया था। और बाकी मेरा ज़्यादातर जो अगर मुझे कोई डाउट होता था तो मैं यूट्यूब पर, गूगल पे सर्च कर लेता था, बस यही सब। मेरे ख्याल से कोई भी पेपर जितना मुश्किल हो, आसान हो, सबसे इम्पोर्टेंट है बेस बहुत क्लियर होना। और बेस क्लियर करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रहेगा कि आप स्कूल की बुक से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सफिशिएंट है, बट एक बेस बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है, स्पेशली बायो के लिए एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के लिए भी। फिजिक्स के लिए हाँ, आप ज़रूर इधर उधर की बुक्स देख सकते हैं, जैसे मॉड्यूल्स हो गए जो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। बाकी एनसीईआरटी में थ्योरी बहुत अच्छी है फिजिक्स की। तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो मैंने पेपर की लिए नहीं पढ़ा था, मैंने इसलिए पढ़ा था क्योंकि मुझे सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगता था। तो अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो आई यूज टू टेक हेल्प ऑफ डिफरेंट रेफरेंस बुक्स अकॉर्डिंग, फिर उसी हिसाब से। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक्स थोड़ा प्रॉब्लम बच्चों के लिए इसलिए खड़ी करती है क्योंकि कम शब्दों में काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, तो आपको एनसीईआरटी डिकोड करनी पड़ती है। जैसे कि पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूँ, एनसीईआरटी बेस्ट है बायो के लिए, बहुत अच्छी है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो मैं बहुत ही अच्छी कहूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत छोटी छोटी लाइंस में उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करना एक बहुत बड़ी गलती कहूँगा मैं। तो स्टार्टिंग बच्चों को हमेशा वहीं से करनी चाहिए। क्वेश्चंस भी गाइडलाइन बुक जो है वो एनसीईआरटी ही, तो बायो के लिए और स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी रेफर करना काफी अच्छा है। फिजिक्स के लिए हाँ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होता है, तो उसके लिए आप दूसरी बुक जरूर रेफर करें। मेरे ख्याल से फिजिक्स के लिए सबसे जरूरी है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले आप पहले किसी भी चैप्टर को ढंग से समझें, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाए, और उसके बाद क्वेश्चंस पे जाए। और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको किसी टीचर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में मैं कहूँगा कि कोई दूसरा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है चीज़। और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी कोई एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है। बाकी क्वेश्चंस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। पर्सनली मैंने कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं करी थी, बट मैंने प्रीवियस ईयर्स पे मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा था। मैंने नीट के प्रीवियस ईयर बहुत सारे करे थे और जेई के भी करे थे प्रीवियस ईयर्स। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का एक फायदा रहता है, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है क्वेश्चंस की, और मोर ओवर क्लियर कट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ डाउट्स होता है उन क्वेश्चंस। पर्सनली केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उस टाइम पे। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले एक तो डिवीजन क्लियर रखना चाहिए कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, आप तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स मान के चलिए, और फिर उसी हिसाब से उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा मगअप करने का है और रटने का है जैसा लोगों को लगता है, मेरे ख्याल से दो चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो अगर बहुत अच्छी तरीके से कर लिए जाए तो आपकी आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहीं पे हो जाती है, जो है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड। ये दो चैप्टर्स करके आप बाकी आगे के सारे चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज्यादा याद करने वाला सेक्शन बन जाए। मेरे ख्याल से पर्सनली मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे मगअप नहीं करा था, जितना ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता था उतना मैंने अप्लाई करा। और सेम चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज बहुत जरूरी है कि अगर आपने एक बार स्टार्ट करी तो आपको लगातार पूरी करनी चाहिए। बीच में फ्लो ब्रेक हुआ तो वो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कंटिन्यूएशन में होती है। और सेकेंडली, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको बार बार करना चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप होते हैं और तभी आप अच्छे से आंसर भी कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजी जैसा सेक्शन जो है, वहाँ पे डायग्राम्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी ही बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो तो डायग्राम्स बहुत जरूरी बन जाते हैं ऐसे यूनिट्स में। और ओवरऑल भी बायो में डायग्राम्स बहुत ज्यादा जरूरी है। बुक्स की जहां तक बात रही तो एनसीईआरटी स्टार्ट आपको हमेशा वहीं से करना चाहिए। आप ये सोच के नहीं चल सकते, क्योंकि पहले एम्स का एग्जाम होता था तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था। अब मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके केवल और केवल एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, और बेस भी आपका वहीं से बनता है। अल्टीमेटली 90 क्वेश्चंस आते हैं नीट में बायो से, जिसमें से 80 से 85 आप मान लीजिए केवल एनसीईआरटी में। अब बच्चे क्या दिक्कत करते हैं, केवल वो 5 क्वेश्चन जो बाहर से आ सकते हैं जिनका पक्का नहीं है उनके पीछे वो ज्यादा मेहनत करते हैं, बचे हुए 80-85 को छोड़ के। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए, और सेकंड फोकस आपका उसके बाद अगर मैं कहूँ तो मैंने बायो के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं करी थी, बट जैसे मैं लेक्चर्स देखता था तो उनके नोट्स बनाता था। तो बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी बुक से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके खुद के सेल्फ नोट्स कहूंगा मैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, नोट्स, खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। किसी और के नोट्स लेके भी आप उतना अच्छा तैयारी नहीं कर सकते जितना आप अपने नोट्स बना के कर सकते। जब आप 11th में आते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार आपको बहुत ड्रास्टिक जंप सा देखने को मिलता है क्लास 10 से, क्योंकि क्लास 10 तक सिलेबस काफी आसान रहता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा टाइम उसी चीज में ले लेते हैं कोप अप करने में, और उसी में लगभग आधी 11th में ही खत्म हो जाती है। तो जब 11th क्लास का एंड होता है तो ज्यादातर लोगों का, मेरा खुद का सिलेबस भी थोड़ा बहुत हिला हुआ था क्लास 11th का, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बट था। तो जब क्लास 12th आई थी तो मेरे टाइम पे थोड़ी सिचुएशन अलग थी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। बट पर्सनली अगर मैंने जो करा था वो ये था कि मैं क्लास 12th का सिलेबस चलाता जाऊं और साथ में 11th का भी रिवाइज करता जाऊं। तो जब आप एंड करते हो 11th और 12th का सिलेबस, तब आपको रियलाइजेशन होता है कि बहुत सारी चीजें लिंक्ड है दोनों क्लासेस की। तो अगर वो लिंक आप बहुत पहले ही समझ जाओ तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि अब जैसे क्लास 12th में ये चैप्टर होगा, इसके साथ साथ मैं क्लास 11th का दूसरा चैप्टर रिवाइज कर सकता हूँ। और सिंस क्लास 12th में बोर्ड्स भी होते हैं तो वो उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो बोर्ड्स के टाइम पे आपको कंपटीशन को थोड़ा साइड में रख देना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्री बोर्ड से पहले आप अपना सारा सिलेबस निपटा दें। 11th आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको आती है, फिर बोर्ड के बाद आप तैयारी कर सकते हैं वापस 11th को रिवाइज करने के लिए। अगर वैसे मैं कहूँ कि 11th को पूरा कैसे करें 12th में, तो साथ में लेके और समर ब्रेक्स में काफी फायदा उठाना चाहिए आपको 11th क्लास का सिलेबस वापस रिवाइज करने। मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको ये आपके दिमाग में श्योर होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, क्योंकि उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना ज्यादा जरूरी है। मेरे केस में वीक सब्जेक्ट में थोड़ा सा कहूंगा कि जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी थी वो फिजिक्स था।
और ज्यादातर बच्चे जो नीट देते हैं उनके लिए सेम ही कहानी रहती है, तो आपको फिजिक्स के लिए ज्यादा टाइम अलॉट करना ही पड़ेगा। सेकेंडली, आपको ये नहीं रहना चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट के पीछे ही पड़ जाए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको 3 सब्जेक्ट करने ही करने। तो टाइम मैनेजमेंट आपका उस हिसाब से होना चाहिए कि आप तीनों सब्जेक्ट करते जाएं, किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग ना आने। और जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो आपको पर्सनली कोई और नहीं बताने का है, आपको खुद समझना होगा वो। जो भी सब्जेक्ट वीक है आप उसको ज्यादा टाइम दें। और टाइम मैनेजमेंट में डिसिप्लिन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी और कोई चीज नहीं है। आपको कॉलेज सॉरी स्कूल का भी मेंटेन करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना है। और अगर आप डेली स्कूल जाने वालों में से हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने वीकेंड्स बहुत ज्यादा यूटिलाइज करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और और एक चीज बहुत जरूरी है समझने की कि कहीं ना कहीं बच्चे सोचते हैं कि स्कूल का सिलेबस अलग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस अलग है, तो अब हम दोनों को अलग रोड्स पे चलाएं। मेरे ख्याल से ये चीज बहुत गलत है समझने के लिए। एक डिफरेंस होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा लगता है। तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रैटेजी जो रहनी चाहिए कि आप स्कूल की प्रिपरेशन करें और जो चैप्टर आपने कंप्लीट करा है उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ें। आप अलग अगर दो अलग अलग रोड लेके चलेंगे तो बहुत ज्यादा लोड होगा और फिर हो नहीं पाता है इतनी आराम से। आपको एक तो प्लान करके रखना चाहिए और अपनी हॉबीज को छोड़ने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप अगर लगातार सिटिंग भी लोगे बहुत लगातार पढ़ने के लिए तो नहीं हो पाता है। बीच में ब्रेक चाहिए होते हैं। तो मैं अपने टाइम पे मैं ब्रेक्स लेता था। ऐसा नहीं, मैं अपने हिसाब से ब्रेक लेता था कि मुझे कितनी देर का चाहिए। हालांकि मेरे दिमाग में ये सेट रहता था कि मुझे आज ये चीज करनी है, तो लेकिन फिर उस हिसाब से मैं अपना ब्रेक्स भी लेता था। ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों से बात करना बहुत जरूरी है। आप केवल पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये चीज मानोगे एज समवन हु इज हु हैज कंप्लीटेड स्कूलिंग की खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होता। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉलेज में आके ये सब पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लास 11th और 12th में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे ये करते हैं कि हम केवल पढ़ाई में लगे रहेंगे और ये होगा। हर चीज का बैलेंस बनाना काफी जरूरी है लाइफ में। तो आप अपना दिन उसी हिसाब से प्लान करें। आपको सबसे पहले बड़े टारगेट सेट करने चाहिए, मंथली टारगेट्स। फिर उसे वीक्स में डिवाइड करना चाहिए और फिर उसे डेली टारगेट्स में डिवाइड करना चाहिए, अचीवेबल टारगेट्स, सच दैट कि आप अपनी पर्सनालिटी लूज ना कर दे केवल पढ़ाई करने के चक्कर। अप्स एंड डाउन्स प्रिपरेशन में आते हैं, सबके साथ आते हैं। जब किसी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए, पर हमेशा उस ऐसे में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए और उस बात को सिंक इन होना चाहिए कि हाँ शायद मेरे से कुछ नहीं हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बट कई बार सब कई बार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं बच्चे कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको दोबारा ब्रश अप करना चाहिए अपने आप को और थोड़ा टाइम रिलैक्स करना चाहिए। मान लीजिए आप जिस दिन आपके टेस्ट के मार्क्स आए और अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, अपने टीचर्स से बात करो या फिर अपने पेरेंट्स से बात करो, किसी भी ऐसे जने से जो आपको थोड़ा मूड लाइट कर पाए और समझा सके। और उसके बाद आपको देखना चाहिए, फिर आपको अपने पेपर को रादर देन एज अ पॉइंट की वो पेपर आपको जज नहीं कर रहा, आपको उस पेपर को एनालाइज करना चाहिए कि मैं कहाँ वीक हूँ, रादर देन एक कंक्लूजन ड्रॉ करने के बजाय कि मेरे से नहीं हो पाएगा। और मोटिवेशन की बात रही तो आपको आपका ये रहना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मैं वही कहूंगा कि लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन जो होता है वो तो यही है कि आपका एम क्या है लाइफ में करना। छोटी मोटी मोटिवेशंस तो कोई भी दे देता है, मैंने भी बहुत दिए अपने दोस्तों को,
और यूट्यूब पे वीडियोस देखो आप तो भी आपको मोटिवेशन मिल जाएगी। बस ऐसी मोटिवेशन मुश्किल से 1 या 2 दिन ही टिक पाती है। तो अगर आपका एम क्लियर है कि आपको डॉक्टर बनना है तो वो मोटिवेशन आपके पास रहेगी, वरना तो वो अप्स एंड डाउन के चक्कर में आप कभी कुछ करोगे कभी कुछ करोगे तो वो चीज नहीं रह पाएगी। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन चाहिए वो केवल तभी हो सकता है जब आपका एम क्लियर है कि मुझे यही करना है, अब मैं इसके लिए कुछ भी करूँ। तो टेस्ट को रादर देन एक कंक्लूजन या जजमेंट की तरह लेने के बजाय एक एनालिसिस करना चाहिए टेस्ट का कि मेरा ये पॉइंट वीक है, फिर उस हिसाब से उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने खुद पर्सनली सेल्फ स्टडी करी है, मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा था। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करना चाहूंगा सभी बच्चों को कि पढ़ाई को आप 2 तरीके से ले सकते हो, या तो आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो या फिर आप ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो कि मुझे कोई एग्जाम क्रैक करना। अगर आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो आप एक ओपन माइंड से पढ़ सकते हो, थोड़ा प्रेशर बिना प्रेशर लिए। तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि आपको किसी ना किसी से गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। अगर आप अपने आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट की कोई कमी नहीं है। और जैसा कि ये प्लेटफॉर्म भी है, साथ ही यहाँ भी आप हेल्प कर सकते, यहाँ पे भी लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आपको लेक्चर्स की हेल्प तो लेनी चाहिए, क्योंकि खुद बुक्स पढ़ के इतना जल्दी समझ नहीं आता है जितना एक एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ा सकता। तो ऐसे लेक्चर्स अटेंड करके आपको फिर खुद देखना चाहिए, खुद एनालिसिस करना चाहिए कि मुझे कितना समझ में आया। उसके लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, क्योंकि वो सबसे आराम से अवेलेबल है, आपको कुछ स्पेशल बुक नहीं लेनी उसके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ट रहेंगे। और उसके हिसाब से फिर आपको एनालिसिस करना चाहिए कि हाँ मैं मेरा ये टॉपिक अच्छा है, मैं आराम से आंसर कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस को। और पर्सनली मैं सजेस्ट करूँ, बेस्ट तरीका अपने आप को जज करने के लिए होता है जब आप किसी और को पढ़ाएं। अगर आप अपने दोस्तों को पढ़ा पा रहे हो कोई भी टॉपिक अच्छे से, इसका मतलब आपको वो चीज समझ में आई है बहुत अच्छे तरीके से, और उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ मुझे ये चीज क्लियर है, तो अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ी गलती जो नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, वो ये है कि बार बार टीचर्स ना बदले, कि एक टीचर से मैंने पढ़ा, अब मैं दूसरे टीचर से वही टॉपिक पढ़ता हूँ, फिर मैं तीसरे टीचर से वही टॉपिक पढ़ता हूँ। फिर हर टीचर का क्योंकि अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का, और आप फिर उस हिसाब से ही खुद भी पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप टीचर्स बदलते हैं तो फिर आपको नए टीचर के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है और उसमें काफी टाइम जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर रहना चाहिए कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है। अगर आप ये चीज क्लियर कर लेते हैं तो आपका टाइम काफी ज्यादा बचता है, क्योंकि वो टीचर भी अपने एक प्लान के हिसाब से पढ़ाता है हर चीज। आप भी फिर उसी प्लान के हिसाब से चलते हैं और चीजें ठीक रहती हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती जो कर देते हैं वो एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे देना और दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर कर देना, बहुत होता है ये। अ, मेरा मेरा एक दोस्त था, वो फिजिक्स को बहुत ज्यादा टाइम देता था तो उसके फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, बट कहीं ना कहीं फिर केमिस्ट्री में कम रह जाते थे। तो ये भी गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। और थर्डली, अगर आप किसी टेस्ट में कम मार्क्स आते भी हैं तो ज्यादा डाउन फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि अभी केवल एक टेस्ट था, वो फाइनल डे का एग्जाम नहीं था जो मैं इतना डाउन फील। बल्कि पर्सनली तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर फाइनल डे भी वो होता है तो इतना डाउन नहीं फील करना चाहिए आपको, क्योंकि 11th 12th में सही बताओ तो आपको कुछ नहीं पता कि लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको आगे मिल सकती। तो rather than considering it to be, it is a very major point in life, बट कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए बच्चों को, बहुत ज्यादा प्रेशर ना लेने के बजाय। जस्ट आई थिंक they should consider it as an opportunity, a big opportunity in life, but not the whole point of life. अगर ये चीज वो क्लियर रख पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर कम होता है तो आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते अपने एग्जाम में,
जिससे आपके मार्क्स ऑब्वियसली, ये थोड़ा पर्सनल, सबका पर्सनल चॉइस रहता है कि वो कब स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने पर्सनली 11 से ही स्टार्ट करा था। मैंने 9 10 में अपनी अपनी स्कूल लाइफ काफी इंजॉय करी थी। ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं लिया था। तो आप 11 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 9 से आप अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एक हेड स्टार्ट रहता है आपके पास, और आप थोड़ा आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं एक चीज जो मैंने देखी है कुछ बच्चों में, जो अर्ली स्टार्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में ही रह जाते हैं, अ, जिसका इफेक्ट कॉलेज में काफी प्रोनाउंस होता है, क्योंकि कॉलेज में आप केवल एकेडमिक्स में नहीं रह पाते। कॉलेज में आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और वो एक अलग टाइप की स्किल है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें भी दिमाग में रखनी चाहिए। और 9 10 में आपको स्टार्ट करना है, अच्छी बात है, कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा हाई लेवल पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से 9 10 में आपको अपने आप को बिल्ड करना चाहिए एज अ पर्सन। जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, लोगों से इंटरेक्ट करना हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह। और 11 12 में हाँ, आपको बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए कि मुझे ये पेपर देना है, अब मुझे इसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आप 9 10 से भी स्टार्ट करते हैं, आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगा। बट अल्टीमेटली अब प्रिपरेशन आपकी होनी 11 12 में ही है। तो 9 10 में मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा पढ़िए एक्स्ट्रा, बट अपने आप पे ज्यादा फोकस करिए एज अ पर्सन। तो देखिए, 11 12 में मैंने प्रिपरेशन करी थी नीट की, बट मुझे एमबीबीएस पर्सनली नहीं करना था। तो मैंने पेपर दिया, मेरी रैंक आई अच्छी 667, और 12th क्लास में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए 99.8%। फिर भी मैंने पर्सनली एमबीबीएस नहीं चूज करा, क्योंकि मुझे नहीं करना था। मुझे बेसिक साइंसेज में, रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट था। उसी वजह से मैं बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ, एंड आई विल परस्यू अ डॉक्टरेट इन माय फ्यूचर लाइफ। तो कहीं ना कहीं मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अगर डॉक्टर बनना है, आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। और तभी जैसा मैंने कहा था, वो आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन के लिए काम करता है। उस हिसाब से फिर आपको 2 साल तैयारी करनी चाहिए। आपको अपना पूरा देना चाहिए एफर्ट। अगर आपको, आपका एम है डॉक्टर बनने का या फिर इंजीनियरिंग, आईआईटी से इंजीनियरिंग करने का, तो आपको पूरा अपनी तरफ से पूरा देना चाहिए, कि आपको कोई रिग्रेट ना रहे। और एट द एंड आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज रहना चाहिए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जहाँ पे नहीं भी नहीं, केवल 1% लोग ही हैं जो सेलेक्ट होंगे, जो आईआईटी में जाएंगे, जो एमबीबीएस करेंगे। 99% लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट पर्सनली बहुत सारे ऑप्शन हैं लाइफ में, जो कि आपको बाद में जाके पता चलते हैं। जैसे कि मैं खुद, आज मुझे आज जैसे मैं बैचलर्स कर रहा हूँ अपनी, तो मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो ऐसे कई ऑप्शंस खुले हैं आपके लिए। बायो स्पेसिफिकली हमारे इंडिया में लोगों को लगता है कि अगर बायो में आपने एमबीबीएस नहीं करा तो बस अब क्या ही बचता है। बहुत कम चीजें हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं एमबीबीएस अगर आपको करना है, आपको अपनी तरफ से पूरा देना चाहिए। और अगर आपका पेपर नहीं भी होता है तो हारना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, ट्राई करना चाहिए। लोगों से सजेशंस लेने चाहिए, ऐसे लोगों से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, और वो आपको एक अच्छा सजेशन दे सकते हैं। जैसे पर्सनली मैं भी खुद सजेस्ट करता हूँ, मेरे प्रोफेसर्स जो इस समय मेरे को पढ़ाते हैं, दे ऑल आर वेरी सक्सेसफुल, और शायद किसी ने भी उनमें से एमबीबीएस नहीं करा है। और मेरे काफी सीनियर्स हैं जो इस समय बाहर हैं, बाहर से पीएचडी कर रहे हैं, और दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। तो दे आर पीपल हु, बहुत से लोग उनमें ऐसे हैं जिन्होंने नीट क्लियर नहीं करा था। तो पर्सनल लेवल पे मैं अपने जूनियर्स को केवल ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी 2 साल लग के तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए अच्छे से, रिजल्ट का वेट करिए। और अगर नहीं भी होता है तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, एक नए पॉइंट से लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि
पर्सनली केवल यही कहूंगा मैं कि 11th-12th में आपको लेजिट कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में। आपको तभी पता चलेगा जब आप कॉलेज में आएंगे, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इंडिया में केवल एक मिथ सा बना हुआ है कि आप या तो इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, बट आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। यही मेरा पर्सनल सजेशन। तो आखिरी के 30-40 दिन में मेरी सजेशन है, और जो मैंने खुद करा था, वो ये है कि आप रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट तो दे ही दें। क्योंकि नीट जैसे पेपर में खासकर ये होता है कि आपको 3 घंटे के में अराउंड 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ऐसे पेपर में आपको स्पीड चाहिए, और मोर ओवर ओएमआर सॉल्व करना वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है जब टाइम की कमी होती है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आखिरी 30-40 दिनों में आपको रोज एक मॉक टेस्ट तो करना ही करना चाहिए। आप मॉक टेस्ट करके, क्योंकि ना केवल आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको एनालिसिस भी करोगे आप अपने पेपर्स का, और उससे आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। जब आप अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप रिकॉग्नाइज करेंगे, तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है आपके। और सिंस आप रोज एक 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 पेपर दे रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है कि वो पॉइंट्स आपके हाथ से छूट जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, रोज एक पेपर देना चाहिए, 3 घंटे अलग से निकाल के अपने लिए। फिर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए वो पेपर देने के बाद। उसके बाद आपको उस पेपर का एनालिसिस करना चाहिए कि मेरा क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपको उन्हें अलग से रखना चाहिए। थोड़ा सा रिवाइज करना है, कि आपके दिमाग में रहना चाहिए मुझे ये चीज बस थोड़ी सी करनी है, ये मेरा एंड डे के लिए भी प्रिपेयर्ड है। और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, आपको उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप पे टाइम की कमी है, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप उन टॉपिक्स को ना उठाएं जो आपने एक बार भी नहीं करे हैं, क्योंकि फिर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है आखिरी के दिनों में। उससे बेहतर रहेगा कि आप रोज एक मॉक टेस्ट दें, क्योंकि पर्सनली सिली मिस्टेक्स आखिरी दिन होनी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। मेरे 685 थे 720 में से, तो मेरे 7 क्वेश्चंस गलत थे, जिसमें से 3-4 वर सिली मिस्टेक्स। तो एंड में आपके मार्क्स हैं जो मैटर करेंगे, जिससे आपको कॉलेज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स आपकी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट सिली मिस्टेक्स आप कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा नुकसान में करा सकती है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया। नीट और जेई एग्जाम्स में आपको, मैंने ये बहुत सुना था कि एक क्वेश्चन आपका गलत हो के आपको आईआईटी बॉम्बे से किसी भी लोअर आईआईटी में ले जा सकता है, जो कि बहुत सच है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आखिरी 30-40 दिनों में, जिससे आखिरी दिन आपको प्रेशर ना रहे और एक डेली एक्टिविटी की तरह लगे आखिरी दिन। तो मेरा लास्ट सजेशन यही रहेगा कि 30 दिनों में आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो वीक पॉइंट्स हैं बस उन पे फोकस करिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हल्के हल्के रिवाइज करिए, और जो आपने उठाया ही नहीं है, ट्राई करिए कि आप उसे ना करें, अनलेस आपको बहुत जरूरी लग रहा है उसे। मंथली टेस्ट आपका एक चीज क्लियर रहनी चाहिए कि आपने जो भी एक टारगेट सेट करा पूरे मंथ में, आप उसका एक कंपाइल टेस्ट दें मंथ के एंड में। उससे आपको पता चलेगा कि आपका क्या वीक पॉइंट है, आपने जो पूरे महीने में करा है क्या आपका अच्छे से हुआ है, क्या आपका थोड़ा वीक रहा है। फिर आपको उसे उसको उस टॉपिक को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, और लगातार प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दैट बिल्ड्स अप योर कॉन्फिडेंस, और एक आदत भी डालता है पेपर सॉल्व करने की, जो कि इतना आसान नहीं है 3 घंटे में 180 क्वेश्चन सॉल्व करना, जिसमें फिजिक्स के भी 45 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो मंथली टेस्ट देना जरूरी है बिल्कुल, और एक फुल फ्लेज टेस्ट देना चाहिए, छोटा टेस्ट नहीं। जैसे नीट का पेपर 720 मार्क्स का होता है, तो 720 का ही देना चाहिए। बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि आपको किसी कोचिंग का ही वो करना चाहिए, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे ऑनलाइन। इवन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी बहुत सारे, एनटीए का खुद का ऐप है एनटीए अभ्यास, उस पर भी बहुत सारे पेपर अवेलेबल रहते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि रिसोर्सेज की कोई कमी है।
आपको बस एक प्लान करना चाहिए और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं मैं एमबीबीएस वालों को तो नहीं बता सकता, बट एज समवन हु इज डूइंग बैचलर्स इन साइंस, काफी कॉलेज का एक्सपीरियंस स्कूल के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा अलग होता है। पर्सनली प्रोफेसर्स के साथ आप ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू स्कूल टीचर्स। और सीनियर्स स्कूल में इतने अच्छे नहीं होते जितने कॉलेजेस में होते, क्योंकि कॉलेजेस में दे आर मोर हेल्पिंग। आप उनसे जाके कुछ भी बात कर सकते हो एक टाइम के बाद। जैसे मैं अब सेकेंड ईयर के एंड में हूँ अपने, तो नेक्स्ट ईयर मेरा ही फाइनल ईयर होगा, तो आई लाइक टॉकिंग टू माई जूनियर्स, आई लाइक हेल्पिंग देम, एंड दैट्स व्हाट माई सीनियर्स डिड व्हेन आई जॉइंड द कॉलेज। तो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है कॉलेज का एज कम्पेयर टू स्कूल। स्कूल में कहीं ना कहीं आपको स्पून फीडिंग होती है, कॉलेज में ऑब्वियसली वो नहीं होने का। कॉलेज में मजे बहुत आएंगे, आपको अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। मैं पर्सनली बस यही कहूंगा कि कॉलेज लाइफ के बारे में सोचना भी बहुत अच्छी मोटिवेशन देता है बच्चों को। आप अपने कॉलेज, अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में पढ़िए, उसके बारे में नई नई चीजें करिए, किसी से बात करिए अगर आपका कोई जानकार है उस कॉलेज में, वो आपको मोटिवेट करेगा वहां आने के लिए। और कॉलेज लाइफ के बाद आपको पता, सही मायने में कॉलेज लाइफ में ही आपको पता चलता है कि आपको लाइफ में अल्टीमेटली क्या करना है 11th 12th में, क्योंकि बहुत ब्रीफ एक्सपोजर होता है आपको चीजों के। कॉलेज में जाके आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। एंड पर्सनली कॉलेज लाइफ का वेट करना चाहिए बस कि हाँ, अब कॉलेज जाने का टाइम आ गया है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फेज, आप इंजॉय भी करो। आप पढ़ाई करते हैं केवल जब सेमेस्टर एंड होने वाला होता है, बट बाकी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज। तो कॉलेज लाइफ इज ग्रेट। यही सजेशन रहेगा मेरा कि गिव अप नहीं करना यार, कॉलेज में हो जाएगा, किसी भी कॉलेज में हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे ख्याल से फाइनेंसिस कभी भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी की भी एबिलिटी को जज करने के लिए। और आजकल के टाइम पे काफी ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके पास एक फोन भी है और इंटरनेट है, इतना ही बहुत है आप लोगों को। मैं पर्सनली आई विल बी विलिंग ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए। और ये साथी वाला प्लेटफॉर्म, ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर से बढ़िया कौन ही पढ़ा सकता है। तो फाइनेंशियल उससे मेरे ख्याल से बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप एक बार किसी से एडवाइस लीजिए, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं आप लोगों के लिए। स्पेशली ये साथी प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्री है मेरे ख्याल से, और टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। पर्सनली मैं आपकी हेल्प जरूर करना चाहूंगा एज अ मेंटर। और यही सोचना चाहिए कि आपको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मेरे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ये सब चीजें आप हम लोगों पे छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मैं एक यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपने अब सोच लिया है कि मुझे यही करना है, तो अब बस आप करो उस चीज को। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कोई नहीं, बट एक कांस्टेंट आपका ट्रेंड रहना चाहिए कि आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। अप्स एंड डाउन्स, ये चीज रियलाइज करना कि अप्स एंड डाउन जब डेली रन में आते हैं, एक लॉन्ग रन में आपका जो ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीजिंग ही रहना चाहिए। और ठीक है, होता है, बहुत अच्छी बात है, हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, बट नहीं भी होता है तो गिव अप नहीं करना चाहिए, लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए और कुछ और नया रास्ता अपनाया करना चाहिए। बट अभी के लिए, सिंस आप लोग जूनियर्स हैं, स्पेशली क्लास 11th वालों के लिए और क्लास 12th बिगनर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, पूरी मेहनत से प्रिपरेशन करो। और अपना जो कॉलेज आप चाहते हो उसको आप उसके बारे में पढ़ो, उससे मोटिवेशन लो। बहुत सारे जो भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग करेंगे। और आप अपना मन लगा के पढ़ाई करो। बट और एक चीज इंश्योर करना कि आप केवल इस चीज में ना लगे रह जाए कि हमें केवल पढ़ना ही पढ़ना है। एक आप अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करिए, पढ़ाई भी करिए साथ साथ में, और लोगों से इंटरेक्ट भी करिए। और बस आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए,
और अच्छा है, आप लोगों का हो जाएगा तो हम लोग उससे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा।